हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो तैमूर लग्न था उसने फिर कैसे दिल्ली पे आक्रमण किया और इसमें रीजन भी हम जानने की कोशिश करेंगे और कैसे कैसे करता है आक्रमण। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा कत्लेआम मचाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल इसमें पूरी तरह से मतलब डिटेल में ये टॉपिक होगा, तो आप बस इसमें बने रहें और देखते रहें, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फ्यूचर वही प्रिडिक्ट कर पाते हैं जो कि हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपने मतलब कि जो टॉपिक है आज का। तो ये तैमूर लग्न के बारे में है। तैमूर आपने सुना होगा, मतलब ये दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करता है। तो तैमूर लग्न के बारे में आपने सुना होगा। तो ये आक्रमण करता है, देखते हैं 1398 में, जब महमूद का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पे। जैसे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है वहाँ पे, उसके बाद देखेंगे कियोस का माहौल था वहाँ पे। बहुत सारे राजा तुरंत बदल रहे थे। लगभग 4-5 राजा देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, जो तुगलक वंश था उस पर चेंज हो चुके थे और बाद में महमूद आया। उसके बाद इसका आक्रमण होता है। तो आक्रमण का आप जो सिलसिला देखेंगे भारत पे, तो वो कैसे होता है। जैसे देखेंगे सेंटर कमज़ोर होता है, वहाँ पे कोई भी सेंट्रल पावर नहीं रहती है, तो आक्रमण होता है। चाहे आप शुरू से अंत तक देख लें, तो आप जब देखेंगे मौर्य साम्राज्य आता है, वहाँ पे हिंद यूनानी शक, पहलव कुषाण, ये बाहरी आक्रमण होते हैं वहाँ पे। क्योंकि देखेंगे मौर्य बहुत कमज़ोर हो चुका था, सेंट्रल पावर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था अशोक के मृत्यु के बाद, आप देखेंगे। तो इस वजह से ये विदेशी आक्रमण वहाँ पे होते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे गुप्ता जो रहते हैं वो सेंट्रलाइज करते हैं पूरी तरह से पावर को एक हाथों में, और पूरी तरह से मतलब फिर इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट रहता है यहाँ पे फिर इकट्ठा करते हैं सबको, मतलब सभी को जीतते हैं। उसके बाद फिर देखिएगा, उसके बाद गुप्ता भी हार जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हर्षवर्धन का शासनकाल, वहाँ पे पाल वंश, तो ये सब चलने लगता है वो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब कमज़ोर होता है देखेंगे, तब तक तो ठीक ही रहता है। लेकिन फिर उसके बाद राजपूतों का काल आता है। तो राजपूत में भी देखेंगे बहुत छोटे छोटे इलाकों में ये लोग बट जाते हैं। छोटे छोटे इलाकों में उसमें देखेंगे गुर्जर प्रतिहार रहते हैं। गुर्जर प्रतिहार जैसे टूटते हैं गहरवाल, परमार, सोलंकी, तोमर, चौहान, तो ये सब मतलब बट जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे अब जैसे डिवीज़न होता है, सेंटर मतलब जैसे कमज़ोर होता है, तो स्टेट अपने अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे अब देखेंगे मुस्लिमों का आक्रमण शुरू होता है। तो कासिम, मोहम्मद गजनवी, गोरी सब आक्रमण करते हैं वहाँ पे। वैसे ही फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत में फिर सेंटर कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे तैमूर आता है वहाँ पे। तो यही रहता है। अब तैमूर भी वहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसऑक्सियाना वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे, जहाँ पे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब इलाका रहता है। तो मंगोल जैसे टूटते हैं, तो मंगोल साम्राज्य भी आपने देखा होगा ऊपर रहता है, ये चाइना के ऊपर वाले इलाकों में रसिया को लेते हुए वो बहुत इलाकों को जीता रहता है। तो मैं जैसे मंगोल टूटते हैं तो तैमूर ये आता है, तैमूरी राजवंश आता है, और यहीं पे तैमूर फिर जन्म लेता है। देखेंगे कि 1336 में तैमूर जन्म लेता है, और लगभग 33 वर्ष की उम्र में ही देखेंगे ये पूरी तरह से उस इलाकों को, बहुत सारे देशों को जीत चुका होता है। उसके बाद उसकी नज़र आती है भारत पे, और भारत पे नज़र आती है तो फिर वो प्लान बनाता है यहाँ पे अब आक्रमण करने का, और वो वहाँ से तैमूर आक्रमण करना शुरू करता है और इलाकों को जीतते हुए फिर इधर आता है देखेंगे। और ये समझिए जब वहाँ से चलता है तो 90,000 सैनिक को लेके चलता है, और लगभग इसके पास 1.5 लाख से मतलब 2 लाख के बीच में देखेंगे घुड़सवार मतलब घोड़े रहते हैं, और 90,000 सैनिक रहते हैं, और बाकी ये चलता है वहाँ से। और बीच में कुछ सैनिक सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि ये इलाकों को तो जीता ही रहता है वहाँ से। अब ये आता है तो फिर यहाँ पे बहुत कठिनाइयों का सामना इसको पता रहता है करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ से आना है ऊपर से ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र से, तो वहाँ रेगिस्तान भी पड़ेगा आपको, पर्वत पहाड़ पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि नदी, इतनी सारी नदियाँ फिर आएंगे तो पड़ेगा। तो फिर ये लेकिन वहाँ पे हिम्मत बना के चलता है, और वहाँ पे उसको ये भी पता रहता है कि भारत में बहुत मतलब विशाल सेना है। क्योंकि आपको पता होगा कि मंगोल बार बार आक्रमण करते हैं। तो उस टाइम खिलजियों का शासन था, खिलजी था, बलबन भी था। बलबन के टाइम में भी देखेंगे कि मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, लेकिन नहीं वो जीत पा रहे थे। फिर खिलजी भी, तुगलक भी रोक के रखे थे, और वहाँ पे यही सब वजह से देखेंगे उसको डर तो रहता ही है कि मतलब जीतना इतना आसान तो नहीं है भारत को। लेकिन वो फिर प्लान बना के चलता है और फिर आता है यहाँ पे। उसको बहुत ज़्यादा डर देखेंगे कि हाथियों की वजह से था, क्योंकि हाथी वाली सेना शुरू से ही आप देखेंगे, जब मौर्य काल था तब से ही मतलब भारत में हाथी वाली सेना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन इसके वजह से हमने बहुत अपने सैनिकों को ही गंवाया था, क्योंकि सैनिक बाद में जो था वो, जो हाथी थे ये बिगड़ जाते थे और सैनिक को ही कुचलने लगते थे। तो ये अलग एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जब डिक्लाइन ऑफ राजपूत हम देखेंगे कैसे राजपूतों का पतन होता है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर में ये भी आता है वहाँ पे। तो फिर ये आता है यहाँ पे और धीरे धीरे इलाकों में बढ़ते आते हैं। अब हम देख लेते हैं रीजन क्या था आखिर में आक्रमण का। तो रीजन हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन तो उस टाइम में मिडिएबल
जो हिस्ट्री है तो उसमें रीजन 2 ही होते थे मेनली आप देखेंगे तो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड मीडिएवल हिस्ट्री रहा है, उन्हीं का मतलब इतिहास पूरी तरह से रहा है सुपीरियर, सभी बाकी बच के ही चलते थे, मतलब अपना इतिहास बचाने में लगे थे उस टाइम समझिए। तो उस टाइम जो चला है तो धर्म प्रचार के लिए और दूसरा देखेंगे धन के लिए। तो अब जो वहाँ पे देखेंगे तो ये तुर्की ट्राइब थी पहले, तब इनका इस्लामीकरण होता है समझिए, मतलब तुर्की। उसके बाद ये काफ़ी जुझारू थे क्योंकि देखेंगे वो इलाका जो ट्रांस ऑक्सियाना वाला इलाका है तो उधर से ही चाइना ट्रेड करता था, रसिया का भी ट्रेड होता था इधर से। तो इस वजह से ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे थे, तो काफ़ी जुझारू ट्राइब थे, ये हमेशा लड़ते ही रहते थे, लड़ते रहते थे, तो हमेशा बहुत जुझारू थे ये, काफ़ी कर्मठ थे। और जब अरबी आक्रमण होता है उसके बाद देखेंगे भारत पे तुर्की आक्रमण होता है, जब इस्लाम की उत्पत्ति होती है तो तुर्की बहुत यहाँ पे हार्श पनिशमेंट भी देते हैं, बहुत जब तुर्की आते हैं तो धर्म भी देखेंगे परिवर्तन जब कराया जाता है तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से कराया जाता है। अरबी उतना हार्श नहीं रहते हैं लेकिन ये रहते हैं, फिर ये मतलब आते हैं समझिए, तो वो जब जुझारू रहते हैं वहाँ उस इलाकों पे रहते हैं तो बहुत जुझारू हो गए रहते हैं, जुझारू रहते हैं तो इधर आते हैं समझिए, क्योंकि इनको पैसा मतलब वहाँ पे ट्रेड से ही ये पैसा, कुछ उपजाऊ तो होता नहीं था रेगिस्तान वाले इलाकों में, तो ट्रेड से ही पैसा खाते थे, तो इनको पैसा की बहुत लालसा होती थी। तो फिर ये पहला नंबर तो भारत को वहाँ पे बार बार अब समझिए कि आक्रमण हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ तो बात होगा, तो ये हमेशा से सोने की चिड़िया भारत रही है, यहाँ की जो ज़मीन रही है। तो एंसेंट और मिडिएवल देखेंगे तो बिल्कुल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, ज़्यादातर इंडस्ट्री वहाँ पे थे नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत पैसा हो गया था और ट्रेड रूट पे भी था तो पैसा हो गया था, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको अगर देखा होगा तो मैंने बताया है ये चीज़ें। तो पहला नंबर ये धन संपत्ति के लिए आते हैं, जैसा कि आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी आता है, वैसे ही ये भी प्लान बना के तैमूर आना चाहता था धन संपत्ति के लिए, तो उस लिए आता है। और दूसरा देखेंगे कि ये मतलब तुर्की जैसे कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में और फिर ये इस्लाम का बेड़ा उठाते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया को इस्लाम में बदलने के लिए, तो धर्म प्रचार के लिए भी आता है, धर्म बहुत कन्वर्ट भी कराए जाते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर को ध्वस्त भी किया जाता है यहाँ पे हिंदुओं का। तो इसलिए दूसरा रीज़न ये बनता है कि धर्म कन्वर्ट कराने के लिए। और दूसरा वहाँ पे भी आप माहौल देखेंगे ख़राब चल रहा था, जनता सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ ये लड़ चुका था और अब धीरे धीरे ये भी तैमूरी जो साम्राज्य था वो सिकुड़ने लगा था। तो इसके बाद देखेंगे इसका पुत्र जो आएगा शाहरुख आएगा, पुत्र या पौत्र रहता है शायद, तो वो शाहरुख आता है, उसके बाद देखेंगे ये भी साम्राज्य टूट ही जाता है वहाँ पे मुस्लिम में, तो वहाँ भी इसका मतलब अच्छा स्थिति नहीं चल रहा था। तो इस वजह से जनता पे ध्यान भटकाने के लिए भी देखेंगे युद्ध हमेशा किया जाता है, तो वैसा तो पहले नहीं था, पहले तो कंटिन्यू ही युद्ध चलता था, तो इसलिए आता है। और तीसरा बात ये रहता है कि यहाँ से जो पैसा मिलेगा तो वहाँ युद्ध में उपयोग किया जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा जैसे अरबी और तुर्की भी इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करते थे, भारत से यहाँ पे धन संपत्ति लूट के ले जाते थे और फिर लूट के ले जाते थे, तो उधर अब्बासिद एम्पायर था, अब्बासिद था तो समझिए उससे लड़ने के लिए ये पैसा का उपयोग करते थे, तो इसलिए भी ये लोग बार बार इसको मतलब लूट मार के लिए आते थे, यहाँ से पैसा मिले और वहाँ पे इस पैसे को युद्ध में खर्च किया जा सके। और चौथा जो कारण आपको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल सेंट्रल पावर जो था ये टूट चुका था, जो मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आता है, और महमूद आता है तो ये मतलब समझिए कि इतना उत्तम होता नहीं है, इस वजह से आक्रमण होता है। तो ये 4 रीजन बनते हैं आक्रमण के, तो इसलिए भी देखेंगे कि आक्रमण ये, तो इसीलिए अगर इतिहास मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो ये सब चीज़ें जानते थे, उन्होंने इतिहास बहुत अच्छा, हम मतलब तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ब्रिलियंट लोग थे जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो स्टेट को बिल्कुल पावर इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सेंट्रल मजबूत होना चाहिए, जब तक सेंट्रल मजबूत होता है तब तक बाहरी आक्रमण उतना नहीं हो पाता है, इसीलिए हमने सेंट्रल को इतना मजबूत बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आज इतना बोला जाता है। लेकिन समझिए कि स्टेट को बस डिवाइड किया गया है समझिए कि बस ये चलाने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं उसको देखभाल करने के लिए, स्टेट को कोई खासा पावर यहाँ पे दिया नहीं गया है। और दूसरी बात ये है कि जो इतनी पार्टियाँ आजकल आप देखेंगे कि एक साथ आ रही हैं सेंट्रल को, मतलब जो अभी मोदी सरकार है उनको हराने के लिए चाहे कुछ भी, तो ज़्यादा गठबंधन मतलब होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मजबूत नहीं हो पाती, ये माना जाता है। क्योंकि समझिए कि अब उतना जो इतनी पार्टियाँ हैं तो इनमें आपस में ही इतना मुद्दा है कि मतलब ये डिसीजन ले ही नहीं पाएंगी, तो ये सेंट्रल मतलब कमज़ोर होता है। अगर आप मानिएगा गठबंधन की बहुत ज़्यादा सरकार में, तो गठबंधन सरकार का प्रॉफिट लॉस तो अलग है, वो अलग ही टॉपिक आएगा, लेकिन ये एक मुद्दा है जो मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल हमेशा मजबूत रहना चाहिए क्योंकि हमेशा से देखेंगे भारत पे आक्रमण और अभी भी खतरा बना हुआ है, तो सेंट्रल मजबूत रहता है तो वहाँ पे डिसीजन ले पाता है अच्छे से। तो ये चीज़ है, अगर गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें कुछ लोग बोलेंगे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए,
तो इससे इफ़िशियंसी कम होती है देश की। तो वो अलग टॉपिक है जो मैं आपको बताऊँ। फिर देखेंगे पटकल, बिलासपुर होते हुए उधर से वो पहुँचा, उधर देखेंगे, और जितने भी लोग रास्ते में मिले तो वो घर छोड़ के भागने लगे और सारा धन वहाँ पे लूट लिया गया। जब घर छोड़ के भागने लगे फिर वो पहुँचा कश्मीर में देखेंगे, और कश्मीर में वहाँ पे 1 लाख हिंदुओं को पकड़ा। उसका मन था कि ये सपोर्ट करेंगे, मतलब मोटिव क्या था कि जब भी युद्ध होगा तो ये सपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य है। लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये सपोर्ट के बजाय विद्रोह भी कर सकते हैं, तो फिर आदेश दे दिया वहाँ पे मारने के, और बहुत ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या की गई। 1 लाख हिंदुओं की, समझिए कश्मीर में ढुकते ही समझिए 1 लाख हिंदुओं की वहाँ पे मार दी गई, मतलब कि बहुत ब्रूटल तरीके से वहाँ पे हत्या कर दी गई। 1 लाख लोग बहुत होते हैं समझिए, और मार दिया गया। फिर वो आगे वहाँ पे बढ़ता है। फिर दिल्ली जो सल्तनत थी, तो अब इसके पास सेना उतना तो थी नहीं, तो लगभग मान के चलिए कि 10,000 घुड़सवार सैनिक थे इसके पास, 4,000 सिंपल सैनिक थे, और लगभग 200 हाथी थी। तो ये लेके मल्लू खान रहता है। मल्लू खां फिर युद्ध में उतरता है और कुछ ही देर में इसकी हार होती है, और फिर हार होती है तो ये भाग जाते हैं, और महमूद भी भाग जाता है। फिर ये दिल्ली आता है, दिल्ली आके फिर 15 दिनों तक रहता है। 15 दिन तक रहता है। इसके सैनिक जो रहते हैं वो घर घर जाके फिर वहाँ पे वसूली करते हैं, अनाजों की वसूली करते हैं, संपत्ति जो देखेंगे वो वसूली करते हैं। वहीं पे 1-2 जगह पे सैनिकों से यहाँ पे देखेंगे कि अब परेशान किया जाता था, औरतों को छेड़ा जाता था, वहाँ पे लोगों को मारा जाता था, उनसे सामान छीना जाता था। तो एक जगह पे ऐसे ही दंगा भड़क गया, मतलब लोग इनकार कर दिए और इसके सैनिक पे हमला कर दिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो पूरी तरह से इसका सैनिक था, फिर इसने कत्लेआम का आदेश दिलवा दिया। ऐसा ये भी बोला जाता है कि इसको कुछ पता नहीं था, तो ऐसा तो होता नहीं है कि पता नहीं होगा। तो फिर कत्लेआम का आदेश दिया गया, वहाँ पे कत्लेआम का आदेश दिया गया, तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया। और मेडिएवल हिस्ट्री में आप देखेंगे ये कत्लेआम करके डराया जाता था। जो चंगेज खां भी था, तो देखेंगे कि वो जो गर्दन काट के मीनार बनवाता था वहाँ पे ताकि डरे लोग। तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोलों को डराने के लिए फिर वहाँ पे मीनार बनवाया था, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और बहुत सारे लोग जो थे वो छिपते हैं, जो उस टाइम तो अब छिपने का ज़्यादातर इलाका वही था, देखेंगे मस्जिद में छिपते हैं, लेकिन वहाँ भी सैनिकों को भेज के कटवा के मीनार बनवा देता है। यमुना नदी देखेंगे लाशों के ढेर से भर जाती है, चारों तरफ लाशें ही लाशें चील के हुए इतना, मतलब उसके बाद जब ये चला जाता है समझिए पूरी तरह से सारी संपत्ति लेके चला जाता है यहाँ से। अनाज वनाज भी बहुत ये लोग जला वला देते हैं। तो लगभग समझिए कि दिल्ली जो रहती है ये 100 सालों तक वो बढ़ नहीं पाती है इसके हमले से। बहुत सारे लोगों को मृत्यु होती है। 3 दिन तक कत्लेआम चलते रहते हैं। ये टोटल 15 दिन तक रहता है, उसके बाद ये वहाँ पे चला जाता है। फिर देखेंगे समरकंद वाले इलाके में, और अपने ये देखेंगे कि जो इसका आत्मकथा है तैमूर का, तो उसमें ये लिखा है कि मैंने कितनी सारी हाथियों को जान से वहाँ पे मार दिया था। तो अब ये सब तो बढ़ा के अपने आत्मकथा में लिखेगा ही। तो ये हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और ख़िज़ खां रहता है। ख़िज़ खां रहता है तो उसके बाद इसको क्या बोलता है कि ये जो पंजाब वाला इलाका है वहाँ का गवर्नर बना के चला जाता है। और यही देखेंगे कि बाद में शाहरुख को भी इसका जो पुत्र या फिर पोता रहता है तो उसको कर देते रहता है। और यही ख़िज़ खां रहता है जो बाद में आप देखेंगे कि सैयद वंश की स्थापना करता है दिल्ली पे। तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी आते हैं। तो लोदी फिर देखेंगे उस टाइम भी जैसे इब्राहिम लोदी शासन में रहेगा, फिर वहाँ पे वो बहुत बुरा पेश आएगा जितने भी गवर्नर रहते हैं। तो फिर ये भी बुलाता है वहाँ से, देखेंगे कि फिर जैसे बाबर को, और बाबर आके फिर इनको हराता है युद्ध में, और फिर यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना होती है। वैसे ही ये भी तैमूर को बहुत सपोर्ट किया रहता है ख़िज़ खां। ख़िज़ खां को गवर्नर बना के चला जाता है पंजाब का। तो ये बिल्कुल बुरी तरह से यहाँ पे, और दिल्ली का मतलब ये डार्क एज माना जाता है। तो दिल्ली पे तो बहुत डार्क एज। उसके बाद देखेंगे कि नादिर शाह भी आता है, उसके बाद आप देखेंगे कि अब्दाली भी आता है, तो अब्दाली होते हुए आता है उधर से। तो दिल्ली बहुत बुरी फेज से गुजरा है, मंगोल बार बार आक्रमण करते थे वहाँ पे। तो ये था इतिहास समझिए इसका तैमूर का। और तैमूर फिर चला जाता है वहाँ पे, और कुछ ही दिनों में इनका साम्राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा जो मुस्लिम एम्पायर था ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। 8-9 बड़े बड़े एम्पायर आए हैं वहाँ पे, तो ये देखने को मिलेगा। तो ये तैमूर का आक्रमण रहता है पूरी तरह से। ओके गाइस, थैंक यू।